आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी आप सभी लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम यूनिट 7 हिंदी कहानी से जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ हम सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल प्रश्न जो है 30 प्रश्न हैं। ठीक है, तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा और पूरे 30 प्रश्नों को आप लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा। और क्लास के बाद मैं टेलीग्राम चैनल पे जो है PDF आंसर के साथ सेंड कर दूंगी, है ना। तो आप लोग PDF साथ रखिएगा और रिवीजन बार बार जो आप लोग रिवीजन टाइम निकाल के करते रहिएगा। इसके पहले जो है उपन्यास से संबंधित प्रश्नों को मैंने सॉल्व कराया है। 3 प्रैक्टिस सेट जो है उपन्यास से मैंने कराया है। ठीक है, उपन्यास से जो है 3 प्रैक्टिस सेट मैंने कराया है, जो जिसमें जो है मैंने सभी उपन्यासों से प्रश्नों को सॉल्व करवाया है। ठीक है, तो आप लोग वो क्लासेस ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे जो है मैंने क्लास का लिंक सेंड कर दिया है। बाकी जो बच्चे टेलीग्राम पे जुड़े हैं उनको पता ही है, जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं उनको मैं बता रही हूँ कि वो लोग जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ से जो है क्लासेस देख लेंगे अगर उनके पास नोटिफिकेशन नहीं गया हो तो। ठीक है ना। तो चलिए कहानी से जो है आज की क्लास में हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और कहानी से जो है 4 से 5 प्रैक्टिस जो है मैं कराऊँगी, क्योंकि कहानियाँ 21 कहानियाँ हैं तो प्रश्न ज़्यादा बनेंगे यहाँ से। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में आए पंक्तियों को पहले से बात के क्रम में लगाइए। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में आए पंक्तियों को पहले से बात के क्रम में लगाइए। देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पे आएगा C ऑप्शन। भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा। उसके बाद आएगा B, मैं विश्वास करती हूँ कि लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के अस्थायी भाग्य विधाता बन के आवेंगे, है ना। उसके बाद आएगा A, मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य मंद पड़ गई होगी। ठीक है, उसके बाद आएगा E ऑप्शन। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। लास्ट में आएगा D ऑप्शन। भ्रमण करने आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को भी साथ अवश्य लेते आए। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। CBAED ये बिल्कुल क्रम है और आप लोग क्रम में याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चाहे वो कहानी हो, नाटक हो, उपन्यास हो, निबंध हो, ठीक है, संवाद हो, गीतों से भी इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। तो क्रम में आप जो भी आप पढ़ते हैं, कहानी, निबंध, नाटक, तो आप क्रम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे दूसरा प्रश्न। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी के संदर्भ में संगत बताइए। संगत है, ठीक है, संगत। ऑप्शन ए है, इस कहानी में अंग्रेजी सरकार की न्याय व्यवस्था पर व्यंग किया गया है। ऑप्शन बी है, इसका प्रकाशन सरस्वती पत्रिका 1904 ईस्वी में जो है निबंध के रूप में हुआ था। ऑप्शन सी है, यह कहानी आत्मपरक शैली में लिखी गई है। ऑप्शन डी है, भवदेव पांडे इसे हिंदी की पहली ऐतिहासिक कहानी मानते हैं। ऑप्शन ई है, इस कहानी में उच्च शिक्षित वर्ग की काठ के पुतलों से तुलना की गई है ना। बताइए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। देखिए ये ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, आप सभी को पता है इस कहानी में जो अंग्रेजी सरकार की न्याय व्यवस्था पर व्यंग किया गया है। ऑप्शन बी देखेंगे, इसका प्रकाशन सरस्वती पत्रिका 1904 ईस्वी में निबंध के रूप में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, सी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, और भवदेव पांडे इसे हिंदी की पहली ऐतिहासिक कहानी मानते हैं। ऐतिहासिक नहीं, राजनीतिक कहानी मानते हैं। ठीक है, ई ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ABE। ठीक है, चलिए। और आत्मपरक शैली में नहीं लिखा गया है, पत्रात्मक शैली में लिखा गया है ये कहानी। ठीक है, और राजेंद्र बाला घोष की कहानी है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन देखेंगे, नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी दाम लगेगा, सही पर होगा तो देश में ही। उपयुक्त कथन किस कहानी से है, यह कथन जो है किस कहानी से है। क्वेश्चन नंबर 3,
कथन को आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज की क्लास में आपको नए प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। कुछ नए प्रश्न हैं और कुछ पहले जो मैं प्रैक्टिस करा चुकी हूँ मैराथन क्लास में, वहाँ से है। राइट आंसर हो जाएगा दुलाई वाली कहानी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कानों में कंगना कहानी से संबंधित असत्य कथन बताइए। कानों में कंगना कहानी से संबंधित असत्य कथन बताना है। ऑप्शन ए है, यह कहानी लेखक ने आगरा में अपने अध्ययन काल में लिखी। ऑप्शन बी है, लेखक की यह कहानी प्रतियोगिता के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित हुई है। ऑप्शन सी है, यह प्रेम एवं वासना के अंतर को स्पष्ट करने वाली मार्मिक कहानी है। ऑप्शन डी है, कहानी में एक राजकुमारी का निर्धन से विवाह होने के पीड़ा का चित्रण है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यहाँ पे जो है असंगत है ना। कानों में कंगना कहानी में जो है एक राजकुमारी का निर्धन से विवाह होने की पीड़ा का चित्रण नहीं है ना। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंच पाने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। उपयुक्त कथन किस कहानी से है? अमृतसर आ गया, गैंगरेड, राही, दुलाई वाली। यह कथन जो है किस कहानी से है? राइट आंसर हो जाएगा राही कहानी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। आशा तो बड़ी चीज़ है और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। यह कथन किस कहानी से है? कहानी से ज़्यादा कथन पूछे जाते हैं या स्थान का नाम दे देगा, है ना। कोई कहानी में कोई कठिन शब्द आया है, उस शब्द का अर्थ पूछ लिया जाता है, ठीक है। ज़्यादातर कथन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस क्लास में जो है, आज की जो क्लास है, इसमें कथन को मैंने ज़्यादा लिया है। कथन से प्रश्न आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ईदगाह कहानी। ईदगाह कहानी से जो है ये कथन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राही कहानी के संदर्भ में असंगत है? ऑप्शन ए, राही कहानी में निर्धन देशवासियों की पीड़ा का मर्म से अभिव्यक्ति है। ऑप्शन बी है, राही कहानी में राजाओं की विलासिता तथा कर्तव्य पलायन की प्रवृत्ति का चित्रण है। ऑप्शन सी है, राही कहानी में अनीता और राही दो पात्र हैं। ऑप्शन डी है, राही कहानी एक निम्न जाति की महिला है। सॉरी, राही है ना, हाँ ठीक है। राही एक निम्न जाति की महिला है जिसे चोरी के अपराध में 1 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। असंगत बताना है इसमें। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राही कहानी में राजाओं की विलासिता और कर्तव्य पालनता की प्रवृत्ति का चित्रण नहीं है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। निम्नलिखित में किस कहानी में अधूरी प्रेम कहानी का वर्णन नहीं है? आप सभी को बताना है निम्नलिखित में से जो है किस कहानी में अधूरी प्रेम कहानी का वर्णन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 राइट आंसर हो जाएगा दुलाई वाली, ठीक है। आप सभी को पता है तीसरी कसम में भी जो है इसमें अधूरी प्रेम कहानी दिखाया गया है, इसमें भी नहीं मिलते हैं, है ना। हीराबाई और हीरामन की कहानी है तीसरी कसम में। और आकाशदीप में बुद्धगुप्त और चंपा की जो कहानी है वो भी नहीं मिलते हैं एक दूसरे से। उसने कहा था, इसमें भी जो है बोधा और लहना सिंह जो है इसमें भी नहीं मिलते हैं। और
ई ऑप्शन जो है कोसी का घाटवार, इसमें गोसाई और चंदा की कहानी है ना, जो ये भी नहीं मिलते हैं। तो इस तरह का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। लाल पानी की बेगम कहानी में लाल पानी की बेगम किस पात्र को कहा गया है? जंगी की पतोहू को, मखनी फुआ को, बिरजू की माँ को या चंपिया को? ये सभी पात्र जो है लाल पान की बेगम कहानी से हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है ये। आप बताएंगे कि इस कहानी में जो है लाल पान की बेगम किसे कहा गया है? बिरजू की माँ को। बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम कहा गया है। और कौन कहता है? कौन कहता है? आप लोग बताइएगा कमेंट करके। जंगी की पतोहू कहती है या मखनी फुआ कहती है ना? क्वेश्चन नंबर 10। तीसरी कसम कहानी में आया शब्द विदागी का क्या अर्थ है? तीसरी कसम कहानी में जो है विदागी का क्या अर्थ है? आप जो देखे होंगे, तीसरी कसम पे जो है मूवी भी बनी है, वहीदा रहमान है उसमें और राज कपूर है ना? तो उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा और पढ़ा होगा, तो भी आपको ये विदागी शब्द मिला होगा। रास्ते में जब वो अपनी गाड़ी पे लेके जाता है हीरामन, तो वहाँ पे कुछ गाड़ीवान जो है पूछते हैं कि कौन है, तो वो कहता है विदागी है ना? विदागी का अर्थ यहाँ पे आप सभी को बताना है। तो नैहर या ससुराल जाने वाली लड़की, मेले में जाने वाली लड़की, सुंदर लड़की या नौटंकी में भाग लेने वाली लड़की? ये नैहर काट दीजिए। राइट आंसर ए ही होगा। ठीक है, ससुराल जाने वाली लड़की। ठीक है, वो कहता है कि विदागी है, तो उसके बाद जो है हीराबाई पूछती है कि विदागी क्या, मतलब इसका अर्थ क्या होता है, तो वो बताता है ससुराल जाने वाली लड़की। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। मुझे ये कहानी बहुत पसंद है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। कानों में कंगना कहानी में आए स्थान का नाम बताइए। कानों में कंगना कहानी में आए स्थान कौन कौन से हैं, ये बताना है। ऋषिकेश है और मुरादाबाद। ठीक है, ऋषिकेश और मुरादाबाद। दूसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 12। आज के हर कहानीकार में कुछ कहने के लिए एक अजीब सी अकुलाहट और बेबसी है, जो निश्चय ही इस संक्रांति काल की देन है, जिसने एक ओर यदि हमारी संवेद शक्तियों पर दबाव डाला है, तो दूसरी ओर हमारी चेतना को भी जागृत किया है। उपरोक्त पंक्ति किस कहानी की भूमिका से लिया गया है? किस कहानी की भूमिका से यह पंक्ति ली गई है? राजा निर्बंसिया कहानी, कमलेश्वर की कहानी है राजा निर्बंसिया। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहानी है ये, जहाँ से प्रश्न 100% आता ही आता है। ठीक है, तो इसकी भूमिका से जो है ये पंक्ति है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दुलाई वाली कहानी के विषय में सही कथन है। दुलाई वाली कहानी के विषय में सही कथन बताना है। ऑप्शन ए है, यह कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन बी है, कहानी का प्रारंभ काशी शहर से होता है, बिल्कुल सही है। कहानी का प्रकाशन 1907 ईस्वी है, बिल्कुल सही है। कहानी का अंत इलाहाबाद शहर से होता है, ये भी सही है। इस कहानी में नवल किशोर द्वारा अपने मित्र बंशीधर से रेल में किए गए मजाक की सरस कहानी है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये पूरे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन को काट दीजिए आप लोग, उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे पांचवा ऑप्शन बना देती हूँ, सभी सही हैं ये। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, ये सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। पांचवा ऑप्शन है सभी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न।
राजा निर्बंसिया कहानी के संबंध में सत्य कथन बताइए। राजा निर्बंसिया कहानी के संबंध में सत्य कथन बताइए। ऑप्शन ए है यह कहानी कस्बाई जीवन पर आधारित है। ऑप्शन बी है इसमें एक ही समय में पुराने तथा आधुनिक युग की दो कहानियां साथ चलती हैं। ऑप्शन सी है इसमें जगपति और चंदा का प्रेम दिखाया गया है। ऑप्शन डी है इस कहानी में जगपति आत्महत्या कर लेता है। ऑप्शन ई है जगपति और चंदा रामपुर के निवासी हैं तथा संतानहीन हैं। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें जगपति और चंदा का प्रेम नहीं दिखाया गया है। ठीक है, इनके संघर्षों को दिखाया गया है। इस कहानी में जगपति आत्महत्या कर लेता है, ये भी बिल्कुल सही है। और जगपति और चंदा रामपुर के निवासी हैं तथा संतानहीन हैं। संतानहीन हैं बिल्कुल सही है, लेकिन रामपुर के निवासी नहीं होते, मैनपुरी गांव के निवासी होते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। बी और डी सही है और ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ए बी डी। तीसरा ऑप्शन ए बी डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए। किसी को भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया तो उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है, यह किस चूक का फल दे रहे हो भोले बाबा। किस कहानी से यह कथन है? यह कथन किस कहानी से है? किसी से पहले किसी चलिए बताइए आप लोग, है ना, डिस्टर्ब करने वाले कम लोग नहीं हैं यहाँ पे। आप जाओ, मैं अभी आ रही हूँ। ठीक है, चलिए बताएंगे। ये कथन लाल पान की बेगम कहानी से है। ठीक है ना, लाल पान की बेगम कहानी से पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए। किसी को भगवान ने मंसूबा तोड़, किसी का होना चाहिए यहाँ पे, किसी का भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया तो उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है, यह किस चूक का फल दे रहे हो भोले बाबा। लाल पान की बेगम कहानी से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना अपना भाग्य कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? अपना अपना भाग्य कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वातायन कहानी। ठीक है, वातायन कहानी संग्रह में जो है संकलित है अपना अपना भाग्य कहानी। और कितनी कहानियाँ इसमें संकलित हैं आप लोग ध्यान रखिएगा, 17 कहानियाँ। ठीक है ना। और अपना अपना भाग्य कहानी जो है विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुआ था 1929 में। विशाल भारत पत्रिका। ठीक है ना, अपना अपना भाग्य कहानी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में गलती है, यहाँ पे बी कर लेते हैं और यहाँ पे सी कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा बिल्कुल सही है,
माता दीन को चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लाने का आदेश प्राप्त हुआ था। उसके बाद तीसरा सही है, माता दीन ने कहा हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। उसके बाद चौथा सही होगा, चांद पर माता दीन का सार्वजनिक अभिनंदन हुआ। ठीक है, तो 2, 3, 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आकाशदीप कहानी की घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। आकाशदीप कहानी की घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सबसे पहले बंदी द्वारा पोत से संबंध रज्जू का काटना सबसे पहले आएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद आएगा यहाँ पे बुद्धगुप्त और नायक के बीच द्वंद्व युद्ध, फिर 4 आ जाएगा। उसके बाद आएगा 1, चंपा द्वारा दीपक का जलाना, 1 होगा। उसके बाद तीसरा आएगा चंपा और जया द्वारा नौका विहार, 3 होगा। लास्ट में आएगा दीप स्तंभ का महोत्सव, लास्ट का भी याद रखिएगा आप लोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दीप स्तंभ का महोत्सव। ठीक है, 2 आएगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, 5, 4, 1, 3, 2। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन में आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ये है। ठीक है, यहाँ पे सी हो गया है तो इसको गलत कर दीजिए, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, दुनिया का सबसे अनमोल रतन देश प्रेम पर आधारित है, अमृतसर आ गया देश विभाजन पर आधारित है, चीफ की दावत वृद्धों की उपेक्षा पर आधारित है, पिता कहानी नई और पुरानी पीढ़ी का द्वंद्व। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 4, 3, 1, 2। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा? इन कहानियों का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा? आकाशदीप कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1928, इंद्रजाल 1936, तर्क और तूफान 1950, पाजेब 1942। अब क्रम में आप लोग लगा लीजिए। राइट आंसर क्या होगा इसका? सबसे पहले आएगा ए, तो ए जो है सभी ऑप्शन में है ना, ए सभी ऑप्शन में है। सबसे पहले आएगा ए, उसके बाद आएगा सी। ठीक है, ए के बाद आएगा सी, उसके बाद आएगा डी, फिर आएगा बी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, आकाशदीप कहानी के गौड़ पात्र हैं। आकाशदीप कहानी के गौड़ पात्र कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 21, मणिभद्र और जया, ए और सी, बी ऑप्शन, केवल ए और सी। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में विधवा की पोती का क्या उम्र होता है? एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में विधवा की जो पोती होती है उसकी उम्र क्या बताई गई है? 5 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जल में वेदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है, यह कथन आकाशदीप कहानी से किस पात्र का है? तो इस प्रश्न को मैं शायद कई बार सॉल्व करा चुकी हूँ, मुझे लगता है आप लोगों को पता होगा। चंपा का है, किससे कहती है? बुद्धगुप्त से। अगला प्रश्न है, आकाशदीप कहानी में आए संवादों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। आकाशदीप कहानी में आए संवादों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। क्वेश्चन नंबर 24,
पहला ऑप्शन देखेंगे, बड़ी शीत है कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता। सबसे आकाशदीप कहानी का सबसे पहली पंक्ति। दूसरी देखेंगे, आंधी की संभावना है यही अवसर है आज मेरे बंधन शिथिल हैं। तीसरा ऑप्शन है, यह क्या तुम स्त्री हो, क्या स्त्री होना पाप है। चौथा ऑप्शन देखेंगे, तुमने दस्यावृत्ति छोड़ दी परंतु हृदय वैसा ही अकरुण सदृश और ज्वलनशील है। पांचवा ऑप्शन है, अच्छा होता बुधगुप्त जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। ठीक है, बिल्कुल क्रम में है, राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, आकाशदीप कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए। आकाशदीप कहानी के संदर्भ में जो है उपयुक्त संगत बताना है, सत्य बताना है। ठीक है, सत्य है। पहला ऑप्शन देखेंगे, कहानी में एक स्थल पर 5 वर्ष का अंतराल आता है। ठीक है, ऐसे भी ऑनलाइनर भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में किस कहानी में जो है 5 वर्ष का अंतराल आता है, तो आकाशदीप कहानी में। ऑप्शन बी है, संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन सी है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्रेम और घृणा के द्वंद्व को उद्घाटित करती हुई कथा है। ऑप्शन डी है, प्रेम और कर्तव्य से अंतर्द्वंद से जूझती होगा यहाँ पे। ठीक है, जूझती चंपा संपूर्ण जीवन कर्तव्य के लिए समर्पित करने की कहानी है। ये ऑप्शन है उपरोक्त सभी। राइट आंसर ए ऑप्शन ही होगा, उपरोक्त सभी, सभी सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, पिता कहानी में आए घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पिता कहानी में आए घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सबसे पहले आएगा बिल्ली के रोने की आवाज़ का आना। 4 यहाँ पे होगा, 1 मिनट रुकिए। हाँ ठीक है, सबसे पहले आएगा बिल्ली के रोने की आवाज़, उसके बाद आएगा आम के गिरने की आवाज़, ये हो जाएगा। उसके बाद आएगा पिता द्वारा घर के आंगन में स्नान करना, बी ऑप्शन होगा। लास्ट में आएगा पत्र द्वारा पिता के लिए, पुत्र होगा यहाँ पे, पुत्र द्वारा पिता के लिए कोट का कपड़ा लाना, सी हो जाएगा। ठीक है, तो डी ए बी सी होगा, या तो 4 1 2 3 कह लीजिए, क्योंकि ऑप्शन में मैंने ऐसे ही टाइप किया है, तो 4 1 2 3 राइट आंसर होगा। ठीक है ना, अगर यहाँ पे नंबरिंग करते हैं कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 4 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से दुलाई वाली कहानी में किस शहर का वर्णन है। दुलाई वाली कहानी में जो है किस शहर का वर्णन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27, कोलकाता और आगरा, मिर्ज़ापुर, कोलकाता और आगरा। ठीक है, ए बी डी, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए बी डी। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, दुलाई वाली कहानी की पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। दुलाई वाली कहानी में आए पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आएगा ए, काशी जी के दशा में घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गदौलिया की तरफ जा रहा था। ठीक है, उसके बाद आएगा बी, आज ही जाना होगा
यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। ठीक है, उसके बाद आएगा सी। तुम आज कहती हो हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर आ रहा है। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है। ठीक है, आज ही नवल किशोर आ रहा है और अपनी नई बहू को साथ लेके आ रहे हैं। ठीक है, आज ही नवल किशोर जो अपनी नई बहू को साथ लेकर आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा डी। दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को ले राजी खुशी घर पहुँचे और मुझे भी अपनी ये राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। बिल्कुल क्रम में है A B C D, चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से दुलाई वाली कहानी के विषय में सही कथन है। सही कथन बताना है। वंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले थे। वंशीधर की बनारस में ससुराल थी। वंशीधर के ससुराल में 1 साले और 2 सालियाँ थीं। डी ऑप्शन है, नवल किशोर इनके वंशीधर दूर के नाते में मेरे भाई, यानी नवल किशोर और इनके जो वंशीधर थे दोनों जो है दूर के रिश्तेदारी में या नाते में मेरे भाई नहीं हैं। ई ऑप्शन है, नवल किशोर और वंशीधर दोनों में गहरी मित्रता है। दोनों एक जान और कालिब हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ए बी और ई राइट आंसर हो जाएगा। ए बी और ई राइट आंसर होगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि इसका 1 साला और 1 साली और सासू माँ रहती हैं। ठीक है, डी ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि इसमें लिखा है मेरे भाई नहीं हैं, लेकिन मेरे भाई ये दोनों आपस में रिश्तेदारी में जो है मेरे भाई रहता है। ये यानी नवल किशोर का जो वंशीधर जो है दूर के रिश्तेदारी में मेरा भाई लगता है। ठीक है, लेकिन वो अलग बात है, दूसरे अपने को भाई से ज़्यादा दोस्ती निभाते हैं। ऑप्शन ए। आज का लास्ट प्रश्न, धुलाई वाली कहानी में बंसीधर से गाड़ी वाले ने स्टेशन पर जाने के लिए कितने रुपए किराया मांगा था? कितने रुपए किराया मांगा था? इस ऑप्शन को मैं काट दे रही हूँ, ABCD। ठीक है, 1 2 3 4 ऑप्शन है। बी ऑप्शन दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 1.5 रुपये। आप लोग ध्यान रखिएगा, 1.5 रुपये है ना। चलिए, आज का लास्ट प्रश्न था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि प्रश्न कैसा रहा, और आप लोग क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक छोटा सा कमेंट आप लोग ज़रूर करिएगा। ठीक है, और कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है कहानी से संबंधित तो आप लोग इसी क्लास के जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, या तो टेलीग्राम चैनल पे आप लोग बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का। अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। ज़्यादा आप लोग इस कन्फ्यूजन में मत रहिए कि पेपर होगा कि नहीं होगा। जो होगा वो अच्छा होगा, देखा जाएगा। तो इस चक्कर में जो है अपना नुकसान आप लोग ना करें।